हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग प्रिज्म पढ़ेंगे। प्रिज्म के बारे में जानेंगे और प्रिज्म से संबंधित कुछ तथ्य और उसके फॉर्मूलों को समझने का प्रयास करेंगे। प्रिज्म क्या है एक्चुअली? प्रिज्म को हिंदी में भी प्रिज्म कहते हैं और इंग्लिश में भी प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म एक ऐसा पदार्थ है जो पारदर्शी माध्यम से बना है और जिसमें उसके दोनों अपवर्तक तल यानी कि रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस एक दूसरे के साथ अब समांतर ना होकर के एक दूसरे के साथ लंबवत होते हैं, एक दूसरे के साथ किसी कोण पर लगे होते हैं। जैसे ग्लास स्लैब में था कि उसके दोनों पृष्ठ एक दूसरे के समानांतर थे, ये वाला और ये वाला। यहाँ ऐसा नहीं होता है, दोनों एक दूसरे के साथ कुछ कोण बनाते हैं, कुछ भी कोण बना सकते हैं। वो कोण 90 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 60 डिग्री भी हो सकता है कि एक तल यहाँ हो और लाइट यहाँ से गुजरे, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ऐसा एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो जिसके दोनों अपवर्तक तल एक दूसरे के साथ कुछ कोण पर झुके होते हैं, क्या कहलाता है? प्रिज्म कहलाता है। इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज inclined in which refracting planes are inclined with each other, refracting surfaces are inclined with each other। ठीक है, अब देखिए प्रिज्म में क्या क्या चीजें होती हैं। तो प्रिज्म में दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होंगे, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। दोनों किसी ना किसी एंगल पर एक दूसरे से जुड़े होंगे। जैसे अगर आपको ऐसे दिखा दूं तो ठीक है ना, प्रिज्म कुछ इस तरीके का बना होगा, सामने से देखने पे ऐसा दिखेगा। ये वाले जो एक ये सरफेस है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और एक ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी एक ऐसे जुड़ा होगा इस तरीके से। ठीक इस तरीके से, जैसे आप दो कॉपी को एक दूसरे के साथ जोड़ लिए, ऐसे रख लीजिए और टेबल पे रख लिए, तो एक कॉपी हो गई एक तल और दूसरा कॉपी हो गया दूसरा तल, यानी एक कॉपी हो गया एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस और दूसरी कॉपी हो गई दूसरी रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब देखिए, जो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस यानी ये वाला और ये वाला, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कुछ कोण पर जुड़े हुए हैं, जिसे ए कहते हैं, और यह प्रिज्म एंगल है, या इसी को कहते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल। रिफ्रैक्टिंग एंगल अपवर्तन कोण या अपवर्तक कोण, और एक है प्रिज्म कोण। ये दोनों पृष्ठ जिस लाइन पर जुड़े हुए हैं वो है अपवर्तक, ये क्या है? अपवर्तक एज यानी रिफ्रैक्टिंग एज है, रिफ्रैक्टिंग एज है। इसी किनारे पर दोनों तरफ आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। और ये जिस पर वो जैसे जब कॉपी रखेंगे तो टेबल क्या हो गया? आधार हो गया। तो ये क्या है? उसका आधार है, यानी आपका मेन चीज है ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस। सामने से देखने पर ये ऐसे खाली ट्रायंगुलर इंटरसेक्शन आपको दिखाई देगा। तो जब भी हम लोग फिगर बनाते हैं तो ये ट्रायंगुलर इंटरसेक्शन बनाते हैं। तो प्रिज्म में सिर्फ दो चीज इंपॉर्टेंट है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है और रिफ्लेक्टिंग एंगल क्या है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक सरफेस जिस पे लाइट आएगी और दूसरा सरफेस जिससे लाइट निकलेगी। और प्रिज्म एंगल क्या है? दोनों सरफेस एक दूसरे से जितने कोण पर लगे हुए हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रिज्म एंगल। ठीक है, प्रिज्म एंगल को हम जनरली ए से सिंबल ए से डिनोट करते हैं। प्रिज्म में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? तो देखिए, प्रिज्म क्या क्या करता है। प्रिज्म का मेन काम है दो, कौन कौन सा? एक तो डेविएशन और एक है डिस्पर्सन। प्रिज्म दो तरीके से व्यवहार करता है। एक वह विचलन करता है, यानी प्रकाश की किरणों को उसके मार्ग से विचलित करता है, हटाता है। और दूसरा, वह प्रकाश की किरणों का वर्ण विक्षेपण करता है, वर्ण विक्षेपण करता है, या इसी को बोलते हैं परिक्षेपण। तो परिक्षेपण करता है यानी डिस्पर्सन एंड डेविएशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इवेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेनोमेनन हैपनिंग इनसाइड अ प्रिज्म। अब वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहले हम समझेंगे डेविएशन क्या होता है। प्रिज्म में क्वेश्चन आपको कैसे बनाए जा सकते हैं? तो देखिए, मान लीजिए ये एक प्रिज्म है। ठीक, प्रिज्म में क्या क्या होगा? एक प्रिज्म है, ठीक है, ये वाला हो गया आपका प्रिज्म एंगल ए। ठीक, अब देखिए, प्रकाश की जो किरण है
मान लीजिए कोई रे ऑफ लाइट आई इस तरीके से, यहाँ पर पड़ी, तो फर्स्ट सरफेस पे जहां पड़ेगी वहां उसका नॉर्मल होगा कोई ना कोई, फर्स्ट सरफेस पर क्या होगा, उसका कोई ना कोई नॉर्मल होगा। ठीक, जहां ये नॉर्मल है उस नॉर्मल के साथ अब ये किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पर आ रहा होगा, तो मान लीजिए कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर प्रिज्म पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट रे है, वो कितनी है, आई। अब इंसिडेंट रे फर्स्ट सरफेस पे पड़ी तो लाइट रेयर मीडियम से यानी वायु से किसमें आ रही है, प्रिज्म में, रेयर से डेंसर आ रही है, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, कुछ बेंड हो गई, सीधे जाती, सीधे जाने के बजाय क्या हो गया, कुछ बेंड हो गया। ठीक है, सीधे जाने के बजाय कुछ बेंड हो गया। अब जब सेकेंड सरफेस पे आए, सेकेंड सरफेस का नॉर्मल कुछ इस तरीके का होगा, तो सेकेंड सरफेस पे जब लाइट आए तो सेकेंड सरफेस का नॉर्मल ऐसा है, और इस लाइट के यहां आने पर सेकेंड सरफेस पे लाइट डेंसर से रेयर जा रही है, तो लाइट डेंसर से रेयर जा रही है तो वो अविलंब से दूर भागेगी, यानी नॉर्मल से दूर भागेगी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो लाइट का दो जगह पर डेविएशन हो रहा है, एक हो रहा है पहले सरफेस पर, सीधे जाने के बजाय यहां गई है लाइट, इतना डेविएट हुई है, और एक सेकंड सरफेस पे सीधे जाने के बजाय इतना हुई है डेविएट। तो दो तरीके का डेविएशन है, दो बार डेविएशन हो रहा है, तो कुल विचलन कितना है। अगर हम कुल विचलन देखें तो ये इंसिडेंट रे की लाइट है, उसका डायरेक्शन है, और ये जो है वो निर्गत कोण यानी इमर्जेंट रे का डायरेक्शन है, इमर्जेंट रे का डायरेक्शन है। दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा होगा, देखिए यही एंगल हमारा क्या कहलाता है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, विचलन कोण, यानी कह सकते हैं एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, when produced is called angle of deviation, is called angle of deviation। It's called angle of deviation, यानी कि आपतित किरण और निर्गमन किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। प्रकाश की किरण यानी कि रे ऑफ लाइट दो पृष्ठों पर दो बार अपवर्तित हो रही है, और दोनों बार अपवर्तित होने पर अपने मार्ग से विचलित होती है, तो कुल विचलन बढ़ जाता है। एक बार विचलित हो रही है क्योंकि वो विरल से यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम आ रही है, और एक बार विचलित हो रही है क्योंकि वो सघन से विरल यानी कि डेंसर से रेयर मीडियम जा रही है। जब पहली बार वो पृष्ठ पर आ रही है तो विरल से सघन जा रही है, इसलिए अवलंब की ओर झुकी है, ये देखिए ये अवलंब है, और दूसरी बार जब वो आ रही है तो अवलंब से दूर जा रही है, इसलिए क्योंकि वो विरल से सघन से विरल जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम जा रही है। क्लियर हो गया। अब दो बार विचलन हो रहा है, जब दो बार विचलन हो रहा है तो क्या क्या चीजें इसमें हैं, तो मान लेते हैं कि हम इसके एंगल्स को कंसीडर करें, तो आगे कैसे पढ़ेंगे, देखिए ये वाला एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला सरफेस ये अभिलंब है, और ये क्या है, रे ऑफ लाइट है, जिससे जो अपवर्तित हुई है, तो इसको हम कह सकते हैं एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, फर्स्ट R1। ठीक, इस सरफेस पर ये अभिलंब है और ये रे ऑफ लाइट है, तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस सेकेंड सरफेस का R2, और ये हो गया आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस E, क्योंकि नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच एंगल ऑफ इमर्जेंस। I क्या है, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। R1 क्या है, अपवर्तन कोण, पहले सरफेस का अपवर्तन कोण, यानी रिफ्रैक्शन एंगल की सरफेस पे, फर्स्ट सरफेस पे। R2 भी R2 कह सकते हैं दूसरे पृष्ठ का आपतन कोण है, दूसरे पृष्ठ का आपतन कोण है, दूसरे पृष्ठ पर लाइट कैसे पड़े R2 से, यानी इंसिडेंट एंगल एट सेकेंड सरफेस। और E क्या है, निर्गत कोण किरण, निर्गमन किरण,
निर्गमन कोण, जिसे हम एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, R1 and R2 are the inner angles which are formed at first surface and second surface with respect to the normal। अब देखिए इस पॉइंट का नाम ये है, यहां नाम रख देते हैं B, यहां पे यहां नाम रख देते हैं C और यहां नाम रख देते हैं E, ठीक है, सॉरी D। अब अगर ध्यान से देखें तो आपका दो बार डेविएशन हुआ है लाइट का, एक बार यहां हुआ है डेल्टा 1, देखिए सीधे आ रही थी इधर रुक गई, और एक बार यहां हुआ है डेल्टा 2। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेविएशन, टोटल 2 डेविएशंस आर देयर, डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। तो कुल विचलन कितना हुआ, कुल विचलन हुआ डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 निकालना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है नॉर्मल, और ये वाली रे लाइट जा रही है, तो ये एक रे की लाइट है और ये नॉर्मल है, यानी ऐसे नॉर्मल है और ऐसे रे जा रही है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, डॉटेड है, क्योंकि नॉर्मल क्या डॉटेड हो गई। अगर ये एंगल आई है तो ये टोटल एंगल कितना होगा, आई होगा। अगर ये टोटल एंगल आई है तो R1 और डेल्टा 1 मिला के कितने हो गए, R1 और डेल्टा 1 मिला के कितने हो गए, आई, तो डेल्टा 1 हो गया आई माइनस R1, डेल्टा 1 हो गया आई माइनस R1, ठीक है। सेकेंड सरफेस पर ये वाली रे की लाइट सीधी आ रही है और ये हमारा नॉर्मल है, इन दोनों के बीच एंगल इज एंगल E, तो एंगल E बराबर R1, और ये अगर डेल्टा 2 है तो ये वाली लाइट का रे भी कितना होगा, ये वाला एंगल भी कितना होगा, डेल्टा 2। तो E इक्वल्स टू R2 प्लस डेल्टा 2, यानी डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी आ गई, E माइनस R2 डेल्टा। तो डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, ये आपका सबसे मेन लाइन है, मेन इक्वेशन, यानी यही आपका कुल विचलन है, ठीक है। प्रिज्म में ढेर सारे तरीके के अलग अलग सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे आपको डेल्टा निकालने के लिए दे सकता है, आपको R1 निकालने के लिए दे सकते हैं, आपको R2 निकालने के लिए दे सकते हैं, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए दे सकते हैं। कहेंगे कि R2 की वो वैल्यू बताओ कि लाइट बाहर ही ना निकले, तो एक एक करके हम इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अब देखिए I को डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस आई R1 प्लस R2। अब R1 और R2 का एक रिलेशन ढूंढना चाहे तो और कैसे ढूंढ सकते हैं, तो देखिए हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, एक क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल, ए बी डी सी, ए बी डी सी, ए बी डी सी, ये वाला दिख रहा है, जिसमें ये वाली चीज नॉर्मल है, ये वाला लाइन नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है और ये एंगल ऑफ डी है। तो चतुर्भुज ए बी डी सी यानी कि क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में एंगल ए प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी प्लस एंगल डी सी ए, किसी भी चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। एंगल ए पता है कि प्रिज्म एंगल होता है, एंगल ए बी डी 90 डिग्री होगा, क्यों, क्योंकि ये सरफेस है और ये नॉर्मल है, तो 90 डिग्री, प्लस एंगल डी निकालने की कोशिश में है, एंगल डी सी ए भी कितना होगा, 90 डिग्री, तो बराबर हो गया 360, यानी ए प्लस एंगल डी बराबर आया 180 डिग्री, ठीक। अब देखिए ट्रायंगल देखिए बी डी सी, ये वाली BDC, जिसमें एक कोण है R1, एक है R2 और एक है एंगल D, ठीक है, R1 R2 एंगल D। तो इन ट्रायंगल ABDC R1 प्लस R2 प्लस एंगल D बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। अगर हम ये दो एंगल देखें ध्यान से, तो ये दो इक्वेशन, तो RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होना चाहिए,
LHS में एंगल डी है, ए है और यहाँ R1 प्लस R2 है। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम तुलना करें तो क्या मिल गया? सो हमको मिल गया A इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन हमारे लिए सबसे मेन इक्वेशंस हैं प्रिज्म पढ़ते समय प्रिज्म में। सो डेल्टा बराबर I प्लस ई माइनस R1 प्लस R2 और A इक्वल्स टू R1 प्लस R2। अगर हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो हमारा डेल्टा हो गया डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस ई माइनस ए। जब भी आपसे कहे विचलन कोण यानी एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण यानी एंगल ऑफ डेविएशन, तो कैसे निकालेंगे? I प्लस ई माइनस ए, जिसमें I क्या है? I आपतन कोण है, E इमर्जेंट कोण है यानी कि एंगल ऑफ इमर्जेंस है, और E A प्रिज्म कोण है। I आपतन कोण, E निर्गमन कोण और A प्रिज्म कोण। I एंगल ऑफ इंसिडेंस, E एंगल ऑफ इमर्जेंस एंड E एंड A प्रिज्म एंगल। क्लियर है? तो इसमें कुछ आपको नोट करना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिज्म का डायरेक्शन बनाना। अभी वीडियो के अंत में मैं आपको फिर से एक बार ये बनाना सिखा दूंगा। सबसे आसान है, एक ट्रायंगल बनाइए, वो प्रिज्म हो गया। एक रे ऑफ इंसिडेंस लेके जाइए, नॉर्मल ड्रा करिए, आई हो गया। वो लाइट रेयर टू डेंसर जा रही है तो नॉर्मल की ओर झुका दीजिए, वो बीसी जा रही है लाइट, ये जो सीधे रे बनाए हैं। उसके सेकंड सरफेस पे फिर नॉर्मल डालिए, नॉर्मल से दूर कर दीजिए, ये लाइट हो गया। उसके बाद पहले सरफेस पे विचलन, दूसरे सरफेस पे विचलन, पहले सरफेस का R1 दूसरे सरफेस का R1 R2 और इधर से एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्लियर? बार बार ये क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन बनाए करेंगे इस फिगर को जरूर बनाएंगे। अब ध्यान दीजिए, हमारा आया डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए, डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए, आई प्लस ई माइनस ए। अब प्रिज्म कैसे था? ऐसे था, पहले सरफेस पे लाइट आई, थोड़ा सा प्रिज्म की ओर झुक गई, और दूसरे सरफेस पे लाइट आई, निकल गई। ठीक है, दो तरीके का डेविएशन हुआ, दो तरीके का डेविएशन हुआ, दो जगह पे, दो सरफेस पे, एक यहाँ हुआ और एक यहाँ हुआ, दोनों मिला के टोटल हो गए। ये वाला अविलंब था तो ये हो गया एंगल आई, और ये वाला अविलंब था तो ये हो गया एंगल टोटल ई। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, जो लाइट होती है उसका पाथ उत्क्रमणीय होता है। कैसा होता है? उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल होता है। बिकॉज इसका मतलब है कि अगर हम इस रास्ते से जा रहे हैं और वो ऐसे फॉलो हो रही है, तो जब हम लाइट का डायरेक्शन बदलेंगे तो वो ऐसे फॉलो होगी। यानी अगर हम लाइट का डायरेक्शन चेंज कर दें तो ये फिगर कैसा हो जाएगा? ठीक है, तो वो फिगर कैसा हो जाएगा? इधर से लाइट जाएगी इधर और यहां से निकल जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, ऐसी स्थिति में हम डेल्टा के लिए दो मान पा सकते हैं, आई का, ई का, माइनस ए का। अगर आई की वैल्यू आपतन कोण है तो ई की वैल्यू निर्गमन कोण है, और अगर ई की वैल्यू आपतन कोण के बराबर है तो आई की वैल्यू निर्गमन कोण के बराबर है। इसका उल्टा है ये, यानी आई अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है तो एंगल ऑफ इमर्जेंस ई होगा, और अगर हम लाइट का डायरेक्शन चेंज कर दिए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ई हो जाएगा, तो एंगल ऑफ इमर्जेंस आई हो जाएगा। ठीक, यानी कि हम डेल्टा के किसी भी मान के लिए आई और ई के दो वैल्यूज प्राप्त करते हैं। डेल्टा के किसी भी मान के लिए आई और ई के दो वैल्यूज प्राप्त करते हैं, दो वैल्यूज होती है। तो जब हमने डेल्टा और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच कोण बनाने ग्राफ बनाया तो वो ग्राफ हमको कुछ इस तरीके का मिलता है। ठीक है, कैसा मिलता है?
जब आई कम होगा तो ई ज्यादा होगा, जब आई कम होगा तो ई ज्यादा होगा। आई कम है तो धीरे धीरे तो ये जो टोटल ओवरऑल एंगल ऑफ प्रिज्म है वो बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक, उसका धीरे धीरे ये प्रिज्म एंगल घटता है, धीरे धीरे ये विचलन घटता है, ऐसे ग्राफ बनता है। ठीक है, ये पॉइंट पर न्यूनतम विचलन है। क्या है? न्यूनतम विचलन है। ठीक, और ये पॉइंट पर न्यूनतम विचलन तब होगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस आपस में क्या है? बराबर है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस आपस में क्या है? बराबर है। हम इसके प्रूफ में नहीं जाएंगे, इसका सिलेबस आपके बोर्ड के सिलेबस में इसका प्रूफ नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको इसका प्रूफ पोस्ट के माध्यम से इसी वीडियो के सबसे डिस्क्रिप्शन में या अपने YouTube चैनल पर ही पोस्ट के माध्यम से, किसी सर्च के माध्यम से मैं आपको हैंड रिटन उसमें भेज दूंगा। ठीक है, अब देखिए, जिस समय हमारा विचलन न्यूनतम विचलन है उस समय आई और ई क्या है? बराबर है। यानी न्यूनतम विचलन के लिए यानी फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ये शर्त है। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, मिनिमम डेविएशन के लिए जब डेविएशन सबसे कम होगा यहाँ, तब आई और ई आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर होने चाहिए। यानी जो लाइट है वो प्रिज्म में सिमेट्रिकली आनी चाहिए। कैसे? एक बार देख लेते हैं। जो लाइट है वो प्रिज्म में कैसी आनी चाहिए? सिमेट्रिकली आनी चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। यानी कि अगर हमारा ये प्रिज्म है, उस केस में जितने कोण पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आया है, आई, लाइट पैरेलल हो गई और जब यहां पहुंची तो उतने ही एंगल से निकल गई। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में क्या होगी? बराबर होगी। और इस स्थिति में ये अंदर वाली रे बेस के पैरेलल होगा, तब ये आपका R1 और ये आपका R2 भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो R1 और R2 भी आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। कब? न्यूनतम विचलन की स्थिति में। फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन की कंडीशंस में, मिनिमम डेविएशन के कंडीशन में आई और ई आपस में बराबर होंगे और R1 और R2 भी आपस में बराबर होंगे। अगर ऐसा हुआ कि आई और ई बराबर है, R1 और R2 बराबर, ठीक है, तो उस स्थिति में हमारे पास एंगल्स क्या क्या होंगे? चेक कर सकते हैं। इस स्थिति में हमारे पास एंगल्स क्या क्या हो सकते हैं? तो हमारे पास वैल्यू ए की थी, ए बराबर था R1 प्लस R2, जिसमें हम दोनों को R के बराबर रख सकते हैं, तो ये हो गया 2R, और डेल्टा का वैल्यू डेल्टा एम हो गया। आई और ई बराबर थे तो हो गया आई प्लस ई की जगह भी आई और माइनस ए, यानी डेल्टा एम बराबर डेल्टा एम, इधर आया, बराबर 2i। तो आई बराबर आई इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया और यहां से मिल गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R इक्वल्स टू ए बाई 2। अगर एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम नहीं है, तब ये इक्वेशन हो गया डेल्टा इक्वल्स टू आई प्लस ए माइनस ई, आई प्लस ई माइनस ए, और ए इक्वल्स टू R1 प्लस R2। लेकिन अगर न्यूनतम विचलन है, यानी मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है, तो आई और ई बराबर हो गया, R1 और R2 बराबर हो गए। उस केस में ए इक्वल्स टू हो गया 2R और आई इक्वल्स टू हो गया ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। अब अगर हमको प्रिज्म एंगल निकालना, अगर हमको प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ये फर्स्ट सरफेस था, ये फर्स्ट सरफेस पर ये साइन ऑफ इंसिडेंस है और ये साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल है। तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, स्नेल्स लॉ है। तो हम स्नेल्स लॉ का यूज करते हुए हम इस चीज के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला निकाल सकते हैं।
कैसे? ये रहा आपका फिगर, ठीक। फर्स्ट सरफेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी कि R1 और R2 आपस में बराबर है, जिसे हम R कह रहे हैं। तो साइन I बाई साइन R इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। आपका मीडियम 2 कौन है? प्रिज्म है। और मीडियम 1 कौन है? बाहर का मीडियम, जो भी मीडियम हो, अभी मीडियम जनरली क्या है? एयर है, तो मैं लिख सकता हूं M, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू उसका बाहर का मीडियम, ठीक। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला विथ रिस्पेक्ट टू बाहर के मीडियम क्या आया? साइन A प्लस डेल्टा M बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन A बाई 2। ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप आराम से। हो गया, ठीक है। अब देखिए, अगर कभी आपसे पूछे कि प्रिज्म का विचलन कोण किस किस चीज पर डिपेंड करता है, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसपे ये डेल्टा की वैल्यू डिपेंड करती है। ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं, ऐसे कौन कौन सी से फैक्टर्स हैं जो डेल्टा को पर डिपेंड करते हैं, यानी जिस पर डेल्टा की वैल्यू डिपेंड करता है, जो डेल्टा को डिफेक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं, कैसे? कौन कौन से कारक हैं? तो ऐसे 4 कारक है। सबसे पहले आपतन कोण, यानी एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो सिंपल सी बात है, हम लोगों ने देखा है कि आई बढ़ाने पर पहले बढ़ता है, आई को बढ़ाने पर डेल्टा पहले क्या होता है? बढ़ता है, ठीक। आई बढ़ाने पर पहले डेल्टा बढ़ता है, फिर न्यूनतम हो जाता है, फिर घटता है, फिर पहले पहले क्या हो रहा है? पहले घटता है, फिर न्यूनतम हो जाता है, फिर बढ़ता है। क्लियर है? अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो इस तरीके का मिल जाएगा आपको, अभी ड्रा किए ही थे। आई बढ़ाने पर पहले घटेगा, फिर बढ़ता चला जाएगा, और कहाँ न्यूनतम होगा? जब आई और ई आपस में इक्वल हो, R1 और R2 आपस में इक्वल हो, ठीक है। दूसरा चीज किस पे डिपेंड करता है? तो दूसरा ही डिपेंड करता है डेल्टा की वैल्यू प्रिज्म एंगल पर। किस पर डिपेंड कर रहा है? प्रिज्म एंगल पर, प्रिज्म के कोण पर, प्रिज्म एंगल पर। कैसे? तो डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक, यानी प्रिज्म एंगल बढ़ाने पर विचलन कोण ज्यादा होगा। क्यों? प्रिज्म एंगल बढ़ाने से ये सरफेस और ये सरफेस के बीच की दूरी ज्यादा होगी, तो लाइट ज्यादा समय तक प्रिज्म में रहेगी, और लाइट अगर ज्यादा समय तक प्रिज्म में रहेगी तो डेविएशन उसका ज्यादा होगा। क्लियर है? तीसरा चीज डिपेंड करता है कि प्रिज्म और बाहर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, यानी किस पर? अपवर्तनांक पर। किस चीज के अपवर्तनांक पर? तो प्रिज्म का अपवर्तनांक बाहर के मीडियम के रिस्पेक्ट में। तो ये कैसे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम -1 पर। यानी प्रिज्म एंगल बढ़ाने पर, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाने पर भी डेविएशन क्या होगा? ज्यादा होगा। मोर इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, मोर इज द एंगल ऑफ डेविएशन। और लास्ट पॉइंट है, ध्यान रखना है कि डेल्टा प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर भी डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर भी डिपेंड करता है। क्यों?
क्योंकि काउची का रिलेशन है कि किसी भी मीडियम का अपवर्तनांक उसके अंदर आने वाले प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के पर निर्भर करता है। वेवलेंथ ऑफ लाइट इंक्रीज करने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता है, और अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट इंक्रीज करने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के घटने से डेल्टा भी घटेगा। तो डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेम्डा, ये ध्यान रखना है। सवाल पूछ सकता है, आपको अक्सर दिक्कत होती है कि विचलन होता है, विचलन के साथ वर्ण विक्षेपण होता है। वर्ण विक्षेपण क्यों हो रहा है? क्योंकि अलग अलग कलर का विचलन अलग अलग हो रहा है। रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है तो विचलन कम होगा, वायलेट का वेवलेंथ ज्यादा होता है तो वेवलेंथ कम होता है तो विचलन ज्यादा होगा। जब विचलन ज्यादा होगा तो वो अलग, वायलेट अलग हो जाएगा, रेड अलग हो जाएगा। यही कारण है कि परिक्षेपण या विक्षेपण होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। ठीक है, तो हमारे लिए प्रिज्म एंगल, हमारे लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। अगर प्रिज्म कैसा हो? पतला हो। अगर प्रिज्म पतला हो, अगर प्रिज्म पतला हो, अगर प्रिज्म पतला होगा तो सिंपल सी बात है, ए की वैल्यू कम होगी। ए की वैल्यू कम होगी तो डेल्टा भी कम होगा, क्योंकि हम पीछे देख क्या है जस्ट कि ए पर डेल्टा डिपेंड करता है ए पर। तो अगर ए कम होगा तो डेल्टा भी कम होगा। अगर दोनों कम होंगे तो ये जो साइन कोण है, साइन के बाद जो एंगल है ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, ये लगभग बराबर हो जाएंगे ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 के, क्योंकि हम लोग जानते हैं छोटे कोणों के लिए साइन थीटा इक्वल टू होता है थीटा। इसी तरीके से साइन ए बाई 2 बराबर हो जाएगा लगभग ए बाई 2 के। और अगर ऐसा हुआ तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा। अब हम ये नहीं लिख रहे हैं, ये तो बार बार लिखने से कोई फायदा नहीं। तो ये हो गया ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइडेड बाई ए बाई 2। ठीक, 2 कैंसिल हो गया, ए इधर आया तो म्यू इंटू ए, म्यू इंटू ए इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम। तो हमारा डेल्टा एम का फॉर्मूला हो गया मिनिमम डेविएशन का म्यू माइनस 1 इंटू ए। इसीलिए कह रहे थे कि डेल्टा एम डिपेंड करता है म्यू माइनस 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पर, और डेल्टा एम डिपेंड करता है ए पर। क्लियर हुआ? तो न्यूनतम विचलन का कोण कब? अगर प्रिज्म कैसा हो? पतला हो। फॉर थिन प्रिज्म एंगल ऑफ डेविएशन इज गिवन बाय म्यू माइनस 1 इंटू ए, म्यू माइनस ए इंटू म्यू माइनस 1 इंटू ए। अब ध्यान दीजिए कि कब जानेंगे कि प्रिज्म पतला है? तो जनरली ए अगर लेस देन 10 डिग्री है, ए क्या है? ए अगर लेस देन 10 डिग्री है तो हम प्रिज्म को पतला मान सकते हैं, नहीं तो जनरली क्वेश्चन में पतला प्रिज्म लिखा रहता है। ठीक है, अगर नहीं लिखा है ए 10 डिग्री से कम है, 4, 5, 6, 3, 2, 1, तो ऐसी स्थितियों में हम उसको पतला प्रिज्म मान के कंसीडर करके क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पतले प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में ये रिलेशनशिप है। ठीक है ना? क्लियर है? यहां तक तो आप जनरली सिलेबस में जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। अब कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं इस पर, कुछ विशेष चीजें हैं वो समझना है, जो आज इसके लिए आपको क्लास लाया मैंने। देखिए प्रिज्म में क्या क्या चीजें हैं। एक इंसिडेंस रे आई तो उसके लिए नॉर्मल हो गया, दूसरा रिफ्रैक्ट हुआ तो यहाँ सेकेंड सरफेस पे फिर नॉर्मल हो गया, और लाइट डेंसर से रेयर जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागी। तो 3 तरीके का किरण है। एक
इंसिडेंट रे, एक इमर्जेंट रे और एक अंदर। क्लियर है? पहले सरफेस पे जो लाइट आई उसका एंगल ऑफ डेविएशन है डेल्टा और उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है r1। दूसरे सरफेस पे जो लाइट आई उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है r2 और ये है आपका एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है? अगर क्वेश्चन कहे कि बताइए वो कंडीशन बताइए जब प्रकाश प्रिज्म से बाहर निकले ही ना, प्रकाश प्रिज्म से बाहर निकले ही ना, या निकले तो खुरचन करते हुए निकले। क्या करते हुए निकले? खुरचन, खुरचते हुए निकले, यानी ग्रेजिंग इमर्जेंस। कैसा इमर्जेंस? ग्रेजिंग इमर्जेंस। तो कहेगा कि व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ ग्रेजिंग इमर्जेंस, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर ग्रेजिंग इमर्जेंस। प्रिज्म से लाइट ग्रेज करते हुए कब निकलेगा? प्रिज्म से लाइट ग्रेज करते हुए कब निकलेगा? इसका मतलब हुआ कि लाइट ऐसे आई, सेकंड सरफेस पे पड़ी, अब लाइट निकले ही ना, ग्रेज करते हुए निकले का क्या मतलब हुआ कि लाइट ऐसे डायरेक्ट बाहर ना निकले, इसी सरफेस पे ग्रेज करे। ग्रेज माने खुरचे, चरते हुए निकले। चरना कैसे होता है कि किसी ऐसे चरते हुए जाते हैं, तो उसी पृष्ठ पर चरते हुए निकले, यानी कि ये जो अभिलंब है, इस अभिलंब से ई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 90 डिग्री। यानी अगर आप चाहते हैं कि खुरचते हुए निकले तो ई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 90 डिग्री। अगर ई की वैल्यू 90 डिग्री है तो ये वाला कोण R1 कितना होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल के बराबर। कितना होना चाहिए? क्रिटिकल एंगल, यानी कि क्रांतिक कोण। C कितना होना चाहिए? यानी हमारा R2 बराबर होना चाहिए C फॉर क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल के। ठीक है? क्रिटिकल एंगल होने के लिए ई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 90 डिग्री। तो ग्रेजिंग इमर्जेंस के लिए ई की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। ठीक? और अगर एक ई की वैल्यू 90 डिग्री हो गई तो क्या क्या चेंजेज आए हमारे पास? डेल्टा इक्वल टू था आई प्लस ई माइनस ए, तो हो गया आई प्लस 90 डिग्री माइनस ए। ए का वैल्यू था R1 प्लस R2, तो हो गया R1 प्लस C। ठीक? और क्या चेंज हो गया? तो रिफ्लेक्टिव, अगर हम सेकेंड सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा ले तो साइन R2 डिवाइडेड बाई साइन E बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 यानी एयर विथ रिस्पेक्ट टू प्रिज्म। ठीक है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू प्रिज्म। इसको पलट लें तो साइन E बाई साइन R2 बराबर कितना हो गया? P म्यू A म्यू P, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये हो गया 1 बाई साइन R2 बराबर म्यू P। साइन R2 बराबर म्यू P, इसको इधर में तो साइन R2 बराबर हो गया 1 बाई म्यू P। एंगल ऑफ इमर्जेंस के लिए ये कंडीशन हो गया। ठीक है? एंगल ऑफ इमर्जेंस के लिए ये कंडीशन हो गया। साइन R2 किसके बराबर होना चाहिए? C के बराबर होना चाहिए। साइन C R2 किसके बराबर होना चाहिए? R2 होना चाहिए C, क्रांतिक कोण के बराबर। ठीक है? क्लियर है इतनी बात? ठीक है। कभी कभी कहता है निकले ही ना, लाइट क्या हो? निकले ही ना। अगर लाइट निकले ही ना, इधर से भी नहीं निकले तो अंदर घूमेगी, अंदर घूमेगी तो उसके लिए R2 की वैल्यू क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। सीधी सीधी बात। ठीक है?